सबसे पहली चीज करंट बोला कैसे जाता है। तो करंट की डेफिनेशन आती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज को आप कह देते हो करंट। कंडक्टर में ही करंट फ्लो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा मिसकंसेप्शन हो जाता है कई बार कि अगर कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी उसमें करंट आ सकता है। आप तो ये मान लो कि किसी भी रीजन में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करके चला गया उस रीजन से, तो हम कह देंगे कि उस रीजन में करंट था। जैसे मैं बोलूं कि कोई एटम है, एटम के अंदर आप जानते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं उस ऑर्बिट में करंट है, ठीक है ना। बेसिकली किसी भी जगह पे अगर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो उसे आप बोल देते हो करंट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आई से हम रिप्रेजेंट कर देंगे करंट को। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी इज कॉल्ड करंट। और अगर एग्जैक्टली बोलना है तो इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्यों है ये इंस्टेंटेनियस? क्योंकि आप जानते हो डी क्यू बाई डी टी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और किस चीज का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, ठीक है ना। तो दो तरह से हम करंट को डिफाइन करते हैं। एक तो हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या हो गया? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे कि t बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर 4 सेकंड पे, तो उसे हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और उसकी डेफिनेशन हो जाती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व। यहाँ पे क्यू क्या है? जब हम क्यूटी कर्व अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो क्यू बेसिकली क्या है? क्यू है किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन को कट करके जाने वाला चार्ज, ठीक है ना। तो उसके स्लोप को आप बोल दोगे इंस्टेंटेनियस करंट। एक और करंट हम डिफाइन कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट ऑब्वियसली एक इंटरवल में डिफाइन होता है, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा है कि t बराबर 0 पे आपने एक क्रॉस सेक्शन को देखना शुरू किया। आपने देखा कि 5 सेकंड तक तो 5 इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस करके निकल गए थे। फिर जैसे ही और 5 सेकंड आपने देखा, इस बार 3 ही इलेक्ट्रॉन और जाके निकले हैं, ठीक है ना। तो हर इंस्टेंट पे करंट क्या होगा? अलग अलग हो रहा होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 से लेके 5 तक कुछ चार्ज फ्लो किया, फिर 5 से लेके 10 तक कुछ चार्ज फ्लो किया। तो कोई बोले कि बताओ 0 से लेके 10 तक करंट कितना फ्लो किया। तो हमने अगर एक इंटरवल डिफाइन कर दिया है तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एवरेज करंट। या अगर मैं बोलूं तो एवरेज करंट यानी आई एवरेज को डिफाइन कर दिया जाता है चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी क्रॉस सेक्शन से अपॉन टाइम, उसने कितना टाइम लिया, ठीक है ना। तो इसे आप बोल देते हो एवरेज करंट। यानी कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और आपने देखा कि इंटरवल डेल्टा टी में उसमें से जो चार्ज फ्लो कर गया है वो कोई डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करके चला गया है, तो आप एवरेज करंट को डिफाइन कर देते हो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और इसी एवरेज में जब लिमिट लग जाती है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी आपका इंटरवल लगभग एक इंस्टेंट बनने वाला हो, तो यही करंट क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस करंट बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन करंट की, ठीक है ना। बात अगर करें इसकी यूनिट की, तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? आप देख सकते हो डी क्यू यानी कि कूलम अपॉन टाइम, तो ये हो गया कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम नाम देते हैं एम्पियर। तो ऐसा यूनिट करंट की हम क्या बोल देंगे? एम्पियर बोल देंगे, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें एक और खास बात है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है ऑल्दो उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। करंट की डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है, ऐसा नहीं कि उसकी डायरेक्शन को निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये याद रखना कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन तब भी हम उसे स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर की डेफिनेशन थी कि अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करे, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती तो उसे हम क्या बोल देते हैं? स्केलर ही बोल देते हैं। करंट फिर से क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। समझ आया? तो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। आपको याद क्या रखना है? याद रखना है इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी और एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये ग्राफ से भी मैंने दिखा दिया। अच्छा, अब क्योंकि हमें यहाँ पे मिल चुका है
कि I बराबर है dq बाई dt। तो अगर थोड़ा सा इसी को फर्दर सॉल्व करें, आपको मिल गया I बराबर है dq बाई dt। तो ये भी लिखा जा सकता है कि dq ये इक्वल है I dt, और दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको मिलेगा q बराबर इंटीग्रेशन I dt। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया आपका चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया होगा आपके गिवन क्रॉस सेक्शन से। I यहाँ पे आपका करंट है, करंट का फंक्शन, और इंटीग्रेशन I dt बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया अंडर IT कर्व। ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि d बाई dt अगर दिया है तो वो स्लोप होता है, इंटीग्रेशन dt दिया है तो वो एरिया हो जाता है। यानी कि अगर आपको QT कर्व दिया हुआ है और उसका आप किसी इंस्टेंट पे स्लोप निकालते हो, तो वो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट रिप्रेजेंट करता है। इसका स्लोप जो होगा वो करंट रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपको IT कर्व दिया हुआ है और उसका आप एक लिमिट के अंदर एरिया निकाल लेते हो अगर, तो वो रिप्रेजेंट कर देता है उस क्रॉस सेक्शन को कट करके जाने वाला चार्ज, जो चार्ज फ्लो किया है उस क्रॉस सेक्शन से। समझ आ रही है बात, ठीक है ना? तो ये सिंपल सी बात है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इस तरह से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चार्ज और करंट की रिलेशन आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए dq बाई dt, ये याद रखना है, एवरेज याद रखना है, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि चार्ज फ्लो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक है ना। अब इसी पे बेस्ड काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स में भी करे थे, इस तरह के क्वेश्चन। तो वही है, आपको बताना है फाइंड द करंट फ्रॉम द गिवन कर्व। इस कर्व को देखते हुए, ये बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन को कट करके जाने वाले चार्ज का कर्व है, ठीक है ना। तो वो कर्व आपको दिया हुआ है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा होगा उस क्रॉस सेक्शन से इन टाइम पे। ट्राई करो जरा। QT कर्व दिया है और हमें पता है QT कर्व का स्लोप क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। ये माइक्रोकूलम में चार्ज है और टाइम सेकंड में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको बताना है टाइम करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और आपको बताना है 6 सेकेंड, और बताना है 11 सेकेंड। यानी इन टाइम पर क्या करंट होगा उस क्रॉस सेक्शन से। सबसे पहले तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो करंट मैंने पूछा है इन टाइम पर, ये इंस्टेंटेनियस करंट है या एवरेज करंट है। सबसे पहली चीज तो यही दिमाग में आनी चाहिए कि QT कर्व आपको दिया गया है, हमें पता है कि करंट है QT कर्व का स्लोप। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम का इंटरवल नहीं दिया है, एक इंस्टेंट दिया है, t बराबर 3 सेकेंड, ये एक इंस्टेंट है। तो यहाँ पे बस अगर आप स्लोप निकाल लो कर्व का, तो आप यहाँ का करंट बता सकते हो। 3 सेकेंड कहाँ लाई करेगा, 3 सेकेंड कुछ यहाँ पे लाई करेगा, तो उस समय करंट जो होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा। 3 सेकेंड पे आपको स्लोप दिख रहा है, हाँ, हमें इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है। इस लाइन का स्लोप ही बता देगा करंट t बराबर 3 सेकेंड पे। स्लोप आप निकाल सकते हो, tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, क्या हो जाएगा वो 10/5, यानी कि 2 एम्पियर। तो t बराबर 3 सेकेंड पर करंट कितना है, 2 एम्पियर। समझ आया कि नहीं आया? सिमिलरली अगर कोई बोले t बराबर 6 सेकेंड पे करंट कितना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 6 सेकेंड कुछ यहां लाई करेगा। जरा देखो जरा, 6 सेकेंड पे जो कर्व है उसका स्लोप इस ग्राफ से बताया जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है, आप देख सकते हो, ये एक फ्लैट लाइन है, इसका कोई स्लोप नहीं है, यानी t बराबर 6 सेकेंड पे करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली अगर बोला जा रहा है 11 सेकेंड, तो 11 सेकेंड कुछ यहाँ पे लाई करेगा, तो इस लाइन का जो स्लोप है वही बता देगा करंट जो कि है इस समय पर। तो अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूं tan थीटा, आप देख सकते हो ये वाली डिस्टेंस जो कि कितनी हो जाएगी 10 बाय बेस जो कि है 2, यानी कि 5 एम्पियर।
समझ आ रहा है? तो अगर मैं 2 सेकंड पे पूछता तो भी करंट 2 एम्पियर, 3 सेकंड पे 2 एम्पियर, 4 सेकंड पे 2 एम्पियर। समझ आ रही है बात? सिमिलरली 6 सेकंड पे 0 था, 7 पे भी 0 होता क्योंकि 7 भी यही लाई करता है, 8 पे भी 0 होता। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। अब आप देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकंड। अब ये इंस्टेंट है या इंटरवल है? तो ये आपके पास क्या है? इंटरवल है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये इंटरवल है तो अब हम क्या निकालेंगे? एवरेज करंट निकालेंगे यहाँ पे। तो आपको एवरेज करंट निकालना है, यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितना टाइम लगा। बताओ जरा क्या आएगा सबसे पहले पार्ट के लिए। t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड में कितना करंट होगा एवरेज? हाँ, ये याद रखना, ये माइक्रो एम्पियर में आएंगे सारे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज माइक्रो कूलम में दिया था मैंने, ठीक है ना, भूल गए हम गलती से। तो 0 से 5 में आपको देखना है कितना एवरेज करंट आएगा। एक मैं कर देता हूं चाहो तो ग्राफ में देखो t बराबर 0 पे कितना चार्ज क्रॉस करके जा चुका था, तो आंसर है 0, कोई चार्ज क्रॉस करके नहीं जा चुका था। t बराबर 5 सेकंड पे कितना चार्ज क्रॉस करके जा चुका है? 10 माइक्रोकूलम चार्ज क्रॉस करके जा चुका है। तो 5 सेकंड में कितना चार्ज आपके क्रॉस सेक्शन को कट करके गया? तो आपको दिख रहा है t बराबर 0 पे कितना क्रॉस करके गया था? 0 क्रॉस कर चुका था। और 5 सेकंड पे कितना क्रॉस कर चुका है? 10 क्रॉस कर चुका है। तो टोटल कितना क्रॉस किया? 10 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा आपका? 5 सेकंड, 2 माइक्रो एम्पियर। सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है। दूसरा बता दो, एवरेज करंट आपसे पूछा गया है t बराबर 0 से लेके t बराबर 10 सेकंड तक कितना आएगा एवरेज करंट? बताओ जरा, कितना चार्ज फ्लो किया है t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड में? तो देखो जरा, t बराबर 0 पे कितना कट करके गया था? 0। और 10 सेकंड तक कितना कट कर चुका है? तो आपको दिख रहा है 10 सेकंड तक 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रोकूलम कट कर चुका है। तो नेट चार्ज कितना फ्लो किया? फिर से 10 माइनस 0, पर इस बार टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर। मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी चीज थोड़ी सी। थर्ड पार्ट बता दो क्या आएगा। थर्ड पार्ट में पूछा गया है t बराबर 0 से लेके t बराबर 12 सेकंड तक कितना एवरेज करंट होगा। एवरेज करंट क्या आएगा? तो आपको वही करना है। आप देखो t बराबर 0 पे कितना कट कर चुका है? 0। 12 सेकंड पे कितना कट कर चुका है क्रॉस सेक्शन को? आप देख रहे हो 12 सेकंड तक 20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सिंपली 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लग गया है? 12 सेकंड। ये कितना मिल जाएगा? 5/3 माइक्रो एम्पियर। मेरे हिसाब से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर आपको क्यूटी कर दिया गया है तो किसी इंस्टेंट पर आप इंस्टेंटेनियस करंट कैसे बताते हो और किसी इंटरवल में आप एवरेज करंट कैसे बताते हो। क्या क्लियर है? ठीक है, एक और कर लेते हैं, जल्दी से आंसर देना। आपको वही बताना है फिर से। देख लेते हैं, अगर इंस्टेंट t बराबर 3 सेकेंड यानी कि इंस्टेंटेनियस हो गया ऑब्वियसली, 3 सेकेंड, और हमें कब बताना है? 6 सेकेंड, और आपको बताना है 9 सेकेंड। तो 3 सेकेंड कुछ यहाँ पे लाई करेगा, यानी इस समय पे इस कर्व का स्लोप चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो स्लोप आ जाएगा करंट वो हो जाएगा tan थीटा, जो कि है 10/5 यानी कि 2 माइक्रो एम्पियर। ये हो गया यहाँ पे करंट। सिमिलरली 6 सेकेंड कुछ यहाँ पे लाई करेगा, आपको दिख रहा है फ्लैट लाइन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ है ही नहीं, चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, 10 माइक्रोकूलम फ्लो करके रुक गया है यहाँ पे, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली 9 सेकेंड्स पे बोला गया है, 9 सेकेंड्स कुछ यहाँ पे लाई करेगा, तो इसका स्लोप हमें निकालना है, तो ये tan थीटा निकाल लेता हूँ मैं। आए यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर जो कि 10 है और बाय बेस जो कि है 2, यानी कि 5 माइक्रो एम्पियर। अब ध्यान देना, इसको 5 नहीं लिखेंगे, इसको हम -5 लिखेंगे, क्योंकि स्लोप लाइन का कैसा है? नेगेटिव है। अच्छा, -5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज था
वो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो चुकी है। क्योंकि अब देखो चार्ज जो नेट फ्लो किया है वो घटने लगा है। आप ऐसा सोच के देखो, ये आपका क्रॉस सेक्शन था जिससे कुछ चार्ज क्रॉस करके इस तरफ जा रहा होगा, मान लेता हूं मैं। चार्ज धीरे धीरे बढ़ा और एक इंस्टेंट तक 10 माइक्रोकूलम चार्ज इधर की तरफ फ्लो कर चुका है। लेकिन 9 सेकंड पे आप देखोगे तो चार्ज फ्लोन जो होगा वो 10 से कम होगा। ऐसा कब पॉसिबल है? उसके लिए करंट को क्या होना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि अब नेट चार्ज फ्लो कितना रह गया होगा, कुछ 8 रह गया होगा, यानी कि कुछ 2 माइक्रोकूलम चार्ज उल्टी डायरेक्शन में भी फ्लो किया होगा। समझ आ रहा है? तो नेगेटिव अगर हमारे पास करंट आ जाता है वो बस ये बता देता है कि जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो कि फ्लो करके जा रहा था वो डिक्रीजिंग है। अब इसको क्रॉस करके जाने वाला चार्ज बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। यानी जितना चार्ज 10 तक पहुंच चुका था, अब जो क्रॉस करके जाने वाला चार्ज है उसकी मात्रा घट रही है क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगा होगा। समझ आ रही बात? ये हमने बता दिया इंस्टेंटेनियस करंट। अब देख लेते हैं एवरेज करंट। तो t बराबर 0 से t बराबर 5 में एवरेज करंट क्या होगा? 0 पे 0 फ्लो किया है, 5 पे 10 फ्लो किया है, तो 10 माइनस 0 बाय 5 यानी कि 2 माइक्रो एम्पियर। 0 से लेके 8 तक बोला गया है, तो 8 तक देख लो। 0 पे 0 के 8 t बराबर 8 सेकंड तक हो गया, 10 माइनस 0 बाय 8 यानी कि ये हो गया 5 बाय 4 माइक्रो एम्पियर। और तीसरा पार्ट अगर बोला जाए t बराबर 0 से लेके, ये चौथा पार्ट, t बराबर 0 से लेके t बराबर 10 सेकंड तक बोला गया है। तो आप देख सकते हो 0 पे चार्ज कितना फ्लो किया है, 0। 10 पे चार्ज कितना फ्लो करके गया है, 0। यानी नेट चार्ज फ्लो कितना किया, 0। तो मैं इसे सिंपली क्या लिख सकता हूं, 0 माइनस 0 बाय टाइम लगा 10 सेकंड यानी कि 0। तो एवरेज करंट 10 सेकंड में कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि जितना चार्ज फ्लो करके राइट में गया होगा उतना ही चार्ज फ्लो करके लेफ्ट में भी चला गया होगा, और ऐसा लगेगा कि इस क्रॉस सेक्शन से एवरेज कोई चार्ज फ्लो ही नहीं किया। समझ आ रही है बात?